मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? बस दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। और गुड मॉर्निंग नलिनी, ठीक ठाक हो? हाँ, एकदम ठीक हो। बस ये वीकनेस थोड़ी सी आ गई है, फीवर के बाद तो आती है वीकनेस। तो और सब ठीक हैं? आप लोग ठीक ठाक हैं ना? नहीं, प्रॉब्लम क्या, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है। सौरभ जी, आपके माध्यम से मैं सबको ये सबको ये बता दूं कि मुझे खुद बड़ा आर्ट सा लगता है कि अगर एक भी दिन क्लास गैप होती है, क्योंकि अब मुझे एक अपराध सा लगता है कि जो सीक्वेंस है, जो क्रम चल रहा है, वो टूटे ना। अब देखिए, वॉइस का सीक्वेंस टूट गया, 2 दिन हो गया, और कल सोच रहा था कि कुछ टेस्ट पेपर लिखूं, लेकिन हिम्मत जवाब दे गई। तो धीरे धीरे करके जो है फिर वही सीक्वेंस और वही एनर्जी, वही एंथुसियाज्म मेंटेन हो जाएगा। हम लोग रोमांटिक एरा को खत्म कर चुके हैं, लेकिन एक विशेष बात रह गई थी। प्रश्न पूछे जाते हैं कि रोमांटिक एरा के क्रिटिक्स कौन कौन थे। तो आज सुबह मेरे दिमाग में बात आई, ये तो जो है एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है रोमांटिक एरा का, और इसके बारे में सूचना आप लोगों तक जरूर पहुंचनी चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा बोर्ड पर फोकस कर दो। ये फ्रेंड्स, अक्सर नेट में, पीजीटी में, यहाँ तक कि बीएसएसपी में उत्तराखंड के जो पेपर आते हैं केरला बोर्ड में, उसमें ये प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने क्रिटिकल वर्क्स ऑफ रोमांटिक एरा, आप लोग ये जानते हैं कि 1800 के एडिशन में लिरिकल बैलेट के सेकेंड एडिशन, जिसका प्रकाशन 1800 में हुआ था, उसमें लिरिकल बैलेट की भूमिका में अपने क्रिटिकल थॉट रिलेटेड टू पोएटिक डिक्शन स्टाइल और कविता के बारे में जो उसका आलोचनात्मक दृष्टिकोण था, उसको वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस में लिखा। तो प्रीफेस जो है ये पहला रोमांटिक एरा का क्रिटिकल वर्क है वर्ड्सवर्थ के द्वारा। और ठीक उसी के जवाब में कॉलरिज ने लिखा था बायोग्राफिया लिटरेरिया। बायोग्राफिया लिटरेरिया, जिसमें 26 चैप्टर हैं। मैं वचन दे चुका हूँ आप लोगों को कि जब हिस्ट्री ऑफ क्रिटिसिज्म उठाऊंगा तो बायोग्राफिया लिटरेरिया और प्रीफेस सबकी चर्चा कर दूंगा। शेली ने डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखा। वास्तव में एक क्रिटिकल ऐसे था, और यहाँ पर मैं जिक्र करना उचित समझूंगा। इन रेस्पॉन्स टू फोर एजेस ऑफ पोएट्री। थॉमस लव पेकॉक ने एक डेरोगेटरी रिमार्क लिखा था रोमांटिक एरा की कविता के ऊपर, और उसने 4 एजेस ऑफ पोएट्री में ये दिखाया कि जो ऑगस्टिन एरा की पोएट्री थी वो गोल्डन पीरियड की पोएट्री थी। अंग्रेजी साहित्य में एलिजाबेथन दौर की जो कविताएं थीं उसको नाम दिया सिल्वर एज ऑफ पोएट्री। और मिल्टन के दौर तक या फिर प्यूरिटन एज तक जो कविताएं लिखी गई, पेकॉक ने उसका नाम ब्रॉन्ज एज ऑफ पोएट्री दिया। तो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज
थॉमस ए पिकाक ने यह भी कहा कि जो रोमांटिक दौर की कविताएं हैं वो रबिश हैं, कूड़ा है, करकट है, मतलब एक कंडेमनेशन किया। तो उसके जवाब में डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखा शेली ने, ये ध्यान रखिएगा। और एक डिफेंस ऑफ पोएट्री आप लोगों को मालूम होगा फिलिप सिडनी ने भी लिखा था। तो वो किसके जवाब में लिखा था आपको मालूम होना चाहिए, कोई जवाब दे। हाँ जी, स्टीफन गोशन ने जब अब्यूजेज ऑफ स्कूल ऑफ अब्यूजेज लिखा था तो उसके जवाब में फिलिप सिडनी ने डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखा था, या एपोलॉजी ऑफ पोएट्री, जिसको वो डिफेंस ऑफ पोएट्री। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर क्रिटिकल वर्क की बात यहाँ पर थोड़ा सा कासन जोन है। अक्सर एग्जामिनीज ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिफेंस ऑफ पोएट्री और इन डिफेंस ऑफ पोएट्री, केवल एक फ़र्क है, डिफेंस ऑफ पोएट्री ऐसे है, क्रिटिकल ऐसे है, और इन डिफेंस ऑफ पोएट्री ये फिलिप सिडनी का है। तो लव पिकाक ने 4 एजेस ऑफ पोएट्री लिखा, जिसके जवाब में उत्तर में शेली ने डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखा था। थॉमस डिक्वेंसी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा क्रिटिकल पर्सन था, रोमांटिक एरा का। उसने जो है 3 ऐसे लिखे थे, ऑन नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ, और मर्डर कंसिडर्ड एज वन ऑफ फाइन आर्ट्स, और लिटरेरी रिमेन्स, ये उसका मोस्ट फेमस क्रिटिकल कमेंट्री है। प्रश्न कई बार कई बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं कि लंदन ग्रुप ऑफ क्रिटिक्स किनको कहा गया है, लंदन ग्रुप ऑफ क्रिटिक्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, 4 लोग हैं जिनको लंदन ग्रुप ऑफ क्रिटिक्स का टाइटल दिया गया है। वो है विलियम हैजलिट, कार्ल स्लैम, ली हंट और थॉमस डिक्वेंसी। इन चारों को लंदन ग्रुप ऑफ क्रिटिक्स कहा गया है। मैं समझता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन जो छूटी जा रही थी, ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी। अब हम लोग नोट कर लिए हों तो आगे की चर्चा करें। कह रहा कि अगर बात की जाए तो 1831 से लेकर के 1901 तक का जो पीरियड है विक्टोरियन एरा, लेकिन कहीं कहीं पर आपको 1837 से लेकर के 1901 तक का जो विक्टोरिया का रेजीम है उसको माना जाता है विक्टोरियन एरा। ये जो लगभग 6 वर्षों का समय है, और उसके बाद के कुछ पीरियड ऐसे हैं जो सुधारवादी हैं, और इसीलिए विक्टोरियन एरा को एज ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहते हैं, एज ऑफ मूवमेंट भी कहते हैं, और विक्टोरियन एज ऑफ कंप्रोमाइज़ भी कहते हैं। अब थोड़ा सा विक्टोरियन एरा के राइटर और पोएट्स को उठाने से पहले, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं, व्हाई इज विक्टोरियन एरा कॉल्ड एज एज ऑफ मूवमेंट एंड एज ऑफ रिफॉर्मेशन, और एज ऑफ कंप्रोमाइज जो कि पूरी तरह से नेट का सेगमेंट है। तो आप लोगों को ये जानना भी ज़रूरी है। अगर आप लोग नोट कर लिए हों, जो कुछ लोग बाद में जुड़े हों, तो मैं मिटा करके विक्टोरियन एज ऑफ रिफॉर्मेशन की थोड़ी सी चर्चा करना जरूरी समझूंगा। नोट कर लिए हों तो मैं इसे मिटाऊंगा। काम करो, थोड़ा सा इसमें ही एक में डाल दो।
You all know that Victoria sat on the throne of England in 1837 and ruled up to 1901. Hence, this period is known historically and literary as Victorian era. तो पहले ये चर्चा हो जाए in 1832. In 1832, the Reform Bill was passed. ये जरूर ध्यान रखिएगा, the Reform Bill was passed. (1832) में यद्यपि विक्टोरिया सिंहासन पर बैठती 1837 में, लेकिन राजनीतिक रूप से देखा जाए तो सुधारवादी प्रक्रिया 1832 से शुरू हो गई थी, जब रिफॉर्म बिल पास हुआ था। इसीलिए मैंने जिक्र किया था विक्टोरियन एरा 1831 से लेकर के 1901 तक का। साहित्यिक तौर पर 1837 से लेकर के 1901 तक का पीरियड ये विक्टोरियन एरा के नाम से जानते हैं। और इट रेगुलेटेड, द बिल रेगुलेटेड possession of farms, possession of land, by lords and aristocrats. (1832) के पहले इंग्लैंड की जो 99% अरेबल लैंड्स हुआ करती थी, अरेबल लैंड्स यानी जिसके ऊपर, जिसको ज्योतिहर जमीन कहते हैं, या जिसके ऊपर खेती और कृषि उपज होती है, उसको अरेबल लैंड्स कहा जाता है। तो 99% पूरे इंग्लैंड की ज़मीन एरिस्टोक्रेटिक क्लास और लैंड लॉर्ड्स के कब्जे में हुआ करती थी। 1832 में लंदन की पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया और जिसमें ये प्रस्ताव, प्रोविजन वाज मेड दैट लैंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग लैंडलेस क्लास एंड फार्मर्स। तो ये सबसे पहला आंदोलन, सुधारवादी आंदोलन रहा 1832 में। और ये भी ध्यान रखिएगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम मूवमेंट, फॉर द फर्स्ट टाइम in political history of England, in political history of England, women were given right to vote. राइट टू वोट। और ये पूरे यूरोपियन कंट्री की पहली घटना थी जब पहली बार 1832 में औरतों को भी मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। और पूरे यूरोप में इंग्लैंड ही पहला देश था जिसने औरतों को वोट देने का अधिकार प्रदान किया, और घटना है वो 1832 की। और फिर अगर हम पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात करें, अदर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, तो इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल चैरिटीज मूवमेंट टुक प्लेस। इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स चैरिटीज मूवमेंट, ये भी याद रखिएगा विशेष। इसमें मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं बिल्कुल सटीक और नटसेल इंफॉर्मेशन, जिसमें कुछ पूछे न छूटे न, वो आप तक पहुंचाऊं। तो चैरिटीज मूवमेंट
was launched in 1832। 1832 में एक चैरिटीज आंदोलन की शुरुआत की गई थी और द प्रोविजन वाज मेड ऑफ सीक्रेट बैलेट The provision was made of secret ballot. गुप्त मताधिकार की व्यवस्था की गई 1832 के चैरिटीज मूवमेंट में, जिसमें लॉर्ड लेविट और फ्रांसिस प्लेस इन दोनों व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। चैरिटीज मूवमेंट को पहले ओपन लोग जो है मत दिया करते थे, जिसमें पक्ष और विपक्ष के लोग नाराज हो जाया करते थे, तो लेविट ने और फ्रांसिस प्लेस दोनों लॉर्ड्स थे, इन लोगों ने ये व्यवस्था बनाई कि गुप्त मतदान की व्यवस्था की जानी चाहिए, सामाजिक विद्वेष को या रक्तपात को, हिंसा को रोकने के लिए। तो इट वॉज मेड, ये भी लिखते हैं, was made by Levitt and Francis Place. फ्रांसिस प्लेस ये नाम है भाई, मैं इसका मतलब स्थान मत समझ लीजिएगा। फ्रांसिस प्लेस नाम का एक लॉर्ड्स था जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठा करता था और उसी का मित्र था लेविट। इन दोनों लोगों ने व्यवस्था की कि इन प्लेस ऑफ ओपन बैलेट देयर मस्ट बी अ सीक्रेट बैलेट। अगर नोट कर लें तो फिर आगे बढ़ते हैं। सूचनाएं सही पहुंच रही हैं कि आप लोग ये भी बताया कीजिए थोड़ा सा। हेलो, मैं सभी लोगों से ये भी जानना चाहूँगा कि भाई जो मैं प्रयास करता हूँ वो बेहतर है कि नहीं। हैं? चलिए, पूरा प्रयास रहता है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कम से कम शब्दों में आप तक पहुँचे। और लंदन वर्किंग क्लास London Working Class Act was passed under leadership of Levitt and Francis Place। इन दोनों व्यक्तियों ने एक कानून पारित किया, लैंड वर्किंग क्लास। क्या हुआ? द सोशल रिफॉर्म बिल The Social Reform Bill was passed by House of Lords in 1833। 1833 में एक सोशल रिफॉर्म बिल
पारित किया गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा। और इसमें सबसे बड़ी व्यवस्था है कि की गई द प्रोविजन देयर इन was made that children below 19 years below 9 years would work not more than 6 hours a day and 2 hours schooling for them was made mandatory by the employer. इस सोशल रिफॉर्म बिल में जिसका जो पारित हुआ था 1833 में, उसमें एक व्यवस्था बनाई गई कि जो बच्चे 9 वर्ष से कम उम्र के होंगे उनको would not be allowed to work. व्यवस्था ये बनाई गई कि 9 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं उनको काम करने की अनुमति नहीं होगी, और 9 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे होंगे they would not work more than 6 hours a day, कि 6 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता उन बच्चों से जो 9 वर्ष के ऊपर के हों। और साथ में बेहतरीन व्यवस्था ये बनाई गई कि 2 घंटे कि उनको स्कूलिंग शिक्षा प्रदान की जाएगी, और इनके द्वारा जो उनके एम्प्लॉयर होंगे, जो उनको काम पर रखने वाले मालिक होंगे, उनके लिए ये ज़रूरी कर दिया गया कि पहली बात कि 9 वर्ष से नीचे के बच्चों से काम नहीं लिया जाएगा, और 9 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में जो बच्चे हैं उनसे काम तो लिया जा सकता है, लेकिन एक दिन में केवल 6 घंटे काम और 2 घंटे उनके शिक्षण की व्यवस्था वो एम्प्लॉयर्स के द्वारा की जाएगी। आप जरा सोचिए कि आज के 200 वर्ष पहले इंग्लैंड में इस तरह की व्यवस्था थी, और आज हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आप सभी लोग जानते हैं। खैर, और इसीलिए जो है यूरोपियन कंट्री के लोग एडवांस हैं, हमारे लोग तो जो है क्या बताया जाए, कुछ कहना भी उचित नहीं है, मिटाऊंगे इसको। हेलो, नोट कर लें सभी। In 42 Mines and Colliery Act was passed. The provision was made therein
that women and children were not allowed to work underground. (1842) में जो माइंस और कोलरी एक्ट बिल की जगह पर क्या है, पर फिर हम लोग जुड़ देते हैं 5-10 मिनट के लिए। 1842 में इंग्लैंड की संसद ने एक और कानून पारित किया जिसका नाम था माइंस एंड कोलरी एक्ट, एंड द प्रोविजन वाज मेड देयरिन दैट women एंड चिल्ड्रन वर नॉट अलाउड टू वर्क अंडरग्राउंड। और इसमें ये व्यवस्था की गई थी कि बच्चों को और औरतों को जमीन के नीचे काम करने की अनुमति नहीं होगी। 1834 में न्यू पुअर लॉ वाज पास्ड टू रिमूव पॉवर्टी। 1834 में एक नया कानून पारित हुआ इंग्लैंड में गरीबी को दूर करने के लिए, न्यू पुअर लॉ एक्ट पारित हुआ। और आपको हैरत की बात होगी कि 1834 में ये कानून पारित होने के साथ 1880 तक पूरे इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी हो चुका था पूरे इंग्लैंड में। लगभग 55 वर्षों में इंग्लैंड गरीबी उन्मूलन के अपने उद्देश्य को हासिल कर लिया था। और ज़रा अपने देश में आप देख लीजिए, पढ़े लिखे हैं, इसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। 1876 में एजुकेशन बिल वाज पास्ड, कि शिक्षा का कानून पारित हुआ जिसमें पेरेंट्स हैड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल और अदरवाइज दे वुड बी पनिश्ड। कानून में ये व्यवस्था की गई कि बच्चों को, पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि उन्हें बच्चों को स्कूल अवश्य भेजना होगा, और कोई भी पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजता है तो उसको कानूनी रूप से, कठोर रूप से जो है दंडित किया जाता था। एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स वाज मेड कंपलसरी, और इंग्लैंड के 14 वर्ष के बच्चों, जो भी बच्चे 14 वर्ष की उम्र तक के थे, मतलब ये कह सकते हैं कि हम प्रिपरेटरी स्कूल से लेकर के 14 साल के बच्चों तक अनिवार्य रूप से शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। अब इसको जो है मिटा दें, मिटा रहे हैं। क्योंकि तमाम तरह के जो है विक्टोरियन दौर में सुधार हुए, रिफॉर्म हुए, इसीलिए विक्टोरियन एरा को हम एज ऑफ रिफॉर्म भी कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ और भी ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी जो ट्रेडिशनल नॉलेज हैं उससे जब मुक्ति मिलती है तो एक नए तरह का गवेषणात्मक, जिनको हम इन्वेस्टिगेटरी नॉलेज कहते हैं, उसका जन्म होता है। फिर एक लॉजिक व्यक्ति के दिमाग में पैदा होता है, और तथाकथित जो मान्यताएं हैं समाज में और धर्म के प्रति जो आस्थाएं हैं, निर्विवाद रूप से उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े होते जाते हैं। और तो विक्टोरियन एज इज आल्सो फेमस फॉर कन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। ये कल विस्तार से इसके ऊपर चर्चा हो जाएगी। विक्टोरियन एज इज आल्सो नोन
as age of conflict between science and religion. The conflict arose with publication of theory of species. का प्रोपेगेटर कौन है मालूम है आप लोगों को? भाई डार्विन। थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत, ये किताब जो है डार्विन ने लिखी और इसके साथ साथ धर्म और विज्ञान में एक तरह का द्वंद्व पैदा हुआ। द थ्योरी shook the faith of common people. In Bible's divine theory. बाइबल जीवों की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत पेश करती थी, लेकिन उसका खंडन डार्विन ने थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की किताब लिख करके, तो बहुत से जो है प्रश्न पैदा हुए कि बाइबल सही है या फिर जो है विज्ञान सही है। और धर्म के क्षेत्र में और एंड्रेजिड डेजेंको ने बहुत सी ऐसी किताबें लिखी जिसमें ईसा के इनकारनेशन के ऊपर जो है प्रश्न उठा। इनके बारे में मित्रों कल चर्चा होगी, आज इतना ही, और कल लैंग्वेज भी शुरू कर देंगे साथ ही में। धीरे धीरे काफ़ी कुछ सुधार हो गया है तबीयत में मेरे। थैंक यू वेरी मच।